नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के इस संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वो कुछ दिन पहले भी मैंने उठाया था। मुद्दा यह है कि गंभीर अपराध और भ्रष्टाचार के कांडों में जो दोषियों को मिलने वाली सजा है उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि लोग मूल घटना को भूल ही जाते हैं। हम सबने देखा कि कल अहमदाबाद में जो 2008 में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे उसके तकरीबन 38 आतंकवादियों को एक साथ मृत्युदंड दिया गया। ये स्वाधीनता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक मामले में 3 दर्जन से भी ज्यादा अपराधियों को एक साथ मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। एक आंकड़ा ये भी आया कि हमारे देश में जो अब तक मृत्युदंड सुनाए गए हैं वो 4,500 से ऊपर है, किंतु फांसी पर लटकने वाले लोगों की संख्या केवल 1400-1500 ही है। इसका कारण भी ये बताया गया कि प्राथमिक अदालत से मृत्युदंड मिलने के बाद जो आरोपी है उसको अपील के इतने अवसर मिलते हैं कि फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी बरसों बरस वो जीवित रहता है। हमने अतीत में भी ये देखा है कि चाहे वो निर्भया का मामला हो या मुंबई बम धमाकों का आरोपी याकूब मेनन हो, इन दोनों को जब फांसी की सजा दी गई उसके बाद इन्होंने ऊपरी अदालतों में अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। उसके बाद भी हमारे देश में चूंकि हर व्यक्ति को न्याय की अंतिम पायदान तक जाने का अधिकार है और मृत्यु दंड एक ऐसा गंभीर दंड है जिसमें व्यक्ति के पास मृत्यु के उपरांत अपने को बचाने का कोई अवसर चूंकि नहीं रहता है, इसलिए हम ये मानते हैं कि मानव का जीवन बड़ा मूल्यवान है। इसलिए उसे अंतिम मौके के रूप में राष्ट्रपति के बाद अपील करने का, दया याचिका लगाने का भी अधिकार है। लेकिन जब ये दया याचिका वो दायर करता है जो कि गृह मंत्रालय से होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, इसमें इस प्रक्रिया में इतना विलंब लगता है कि सालों साल गुजर जाते हैं। और हमने ये भी देखा है कि राष्ट्रपति ने भी जिस व्यक्ति की दया याचिका अस्वीकार कर दी उसके मृत्युदंड का समय निर्धारित हो चुका। मृत्युदंड देने के लिए जेल में सारी तैयारियां हो चुकी। उसके बाद भी कोई वकील अदालत में पहुंचा, कोई छोटी बात लेकर के, और अदालत ने फांसी का समय टाल दिया। 2 प्रकरणों में तो हमने देखा निर्भया और याकूब मेनन के कि सर्वोच्च न्यायालय को आधी रात के बाद जगा करके मृत्युदंड को रोकने की कोशिश की गई। ये ठीक है कि अंततः न्यायालय ने भी उस दंड को बरकरार रखा, किंतु यहां फिर एक बार प्रश्न उठता है कि 2008 से 2022 आते आते 14 वर्ष तो बीत गए। अभी निचली अदालत ने जिन लोगों को फांसी दी है उनके पास सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का विकल्प है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने का। निश्चित रूप से हमारे देश में इस्लामिक कानून नहीं है। सऊदी अरब होता तो अभी तक इन लोगों के सिर कलम कर दिए जाते हैं। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है और हर व्यक्ति को न्याय पाने का अंतिम अवसर भी दिया जाता है, किंतु ऐसे प्रकरणों के बारे में अब ये सोचने का समय आ गया है कि हमें अपनी दंड विधान संहिता में कुछ ना कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। ठीक है, आतंकवाद के विरोध में या आतंकवाद के जो मुकदमे होते हैं उनमें अलग अलग धाराएं केंद्र सरकार ने दंड विधान संहिता में तय की, फिर भी मुझे लगता है ये विशेष प्रकरण होते हैं और ऐसे अपराध के अपराधियों को लंबे समय तक जीवित रखने से कहीं ना कहीं ये अपराध जगत में एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। अब कल ही की घटना है, जिस नागौरी नाम के व्यक्ति की बात आई, उसने कल ये कह दिया मैं संविधान से नहीं, मैं शरीयत से चलूंगा।
उसके संप्रदाय के संगठनों ने कहना शुरू कर दिया कि हम उनके लिए महंगे से महंगे वकील लगाएंगे और ऊपरी अदालतों में अपील करेंगे। इसका साफ मतलब है कि ये प्रकरण कम से कम जिस तरह की बातें अभी हमें सुनाई दे रही है या हमें जो प्रक्रिया समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं कि 10 साल तक और लंबित रहे अंतिम प्रक्रिया तक। तब तक क्या होगा, कितने सबूत अभियोजन पक्ष को संभाल के रखने पड़ेंगे और नए नए खुलासे इसमें होते रहेंगे। हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, मुझे लगता है और आप सब भी इस बात को महसूस करते होंगे, जो दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दिलवाने में हमारा अभियोजन पक्ष या तो कमजोर साबित होता है या फिर न्याय प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ऐसे छिद्र हैं जो इन दुर्दांत आतंकवादियों को जीने का ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में चूंकि इस्लामिक कानून तो नहीं है और हर अपराधी को बचाव का अंतिम अवसर दिया जाता है और न्यायशास्त्र कहता भी है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए, किसी निरपराध को जो है निरपराधी को सजा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, किंतु जिस तरह का कृत्य ये आतंकवादी करते हैं उसमें मुझे लगता है कि कानून को भी इस बारे में ये विचार करना चाहिए कि इन्हें दंड देने में उसे किसी ना किसी तरह तो तेजी लानी ही होगी। और यदि हम नहीं लाते तो ये जो जेल में बंद 38 लोग हैं, ये न जाने कितने दिनों तक नए लोगों को आतंकवादी बनने की प्रेरणा देते रहेंगे। और हमारे देश में समाचार माध्यमों में भी इस तरह की प्रवृत्ति देखी गई है कि हम आतंकवादियों के इंटरव्यूज छापते हैं, इंटरव्यू दिखाते हैं, उनके बारे में जानकारी प्रसारित करते हैं और कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे उन्हें महिमा मंडित करने का भी दुष्कृत्य करते हैं। इसलिए ये जरूरी लगने लगा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका ये तीनों मिलकर के ऐसा प्रबंध करें कि आतंकवाद की इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को उनके जीवन का जो समय है वो कम से कम हो, अन्यथा वो लोग हमारे ऊपर इसी तरह का अत्याचार करते रहेंगे। और ये लोग केवल कानून के नहीं, मानवता के दुश्मन हैं और मानवता के दुश्मनों को अभय देना एक तरह का अपने आप में अपराध है। अतीत में हम इसकी सजा भुगत चुके हैं और आगे इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाए और नए नए आतंकवादियों को बनने के लिए प्रोत्साहन न मिले, इसके लिए हमें एक त्वरित न्याय प्रणाली विकसित करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।